हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड केस वाइज स्टडी किया था और आज की क्लास में हम उसी केस से रिलेटेड और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को देखेंगे। उम्मीद है कि लास्ट क्लास में जितने भी केस हमने स्टडी किया था वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसको अच्छे से समझ लिया होगा, जिससे कि आप उन सारे केसेस को आज की क्लास में अप्लाई कर पा रहे होंगे। देखिए, जब भी हम कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल तो आना ही चाहिए। ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन होता है। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसके रिगार्डिंग लास्ट क्लास में मैंने आपको केस वाइज स्टडी कराया था। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे आप उसको बड़े आसानी से कर पाओगे। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के अलावा आज हम 10 टू पावर के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करते हैं। मतलब ये है, जैसे आप कभी भी कोई भी डाटा पुट करते हो तो लास्ट में जो कैलकुलेशन के अंदर 10 टू पावर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कठिनाई आ रहा है कैसे सर इसको हम अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा जो आंसर है वो सही मिल सके। उसके अलावा हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज के रिगार्डिंग आता है। जैसे कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर डिस्टेंस को हम वेरी कराते हैं तो फोर्स भी वेरी करता है। तो उसमें डिस्टेंस को हम वेरी कराएं और हम परसेंटेज में बात करें, जैसे कि हमने डिस्टेंस को 25% से बढ़ा दिया है ना, हमने डिस्टेंस को 20% से घटा दिया, तो इस सिनेरियो में फोर्स कितना घट बढ़ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो है बट परसेंटेज आने की वजह से कहीं ना कहीं आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो उसको भी आज क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर थोड़ी सी क्लास लंबी होगी तो मे बी इसका हम पार्ट सेकेंड भी लेके आएंगे। तो आज और कल की क्लास टोटली रिलेटेड होगा आपका कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो क्या आज क्लास आप सभी को समझ में आ गया? तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। तो बच्चों, जो वैद्युतशीलता का हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का हमने जो यूनिट देखा, मात्रक देखा बच्चों, वो क्या था हमारा? वो था कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बच्चों, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, विभेद सूत्र निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे? कूलॉम कूलॉम क्या होता है बच्चों? 80। कूलॉम क्या होता है? 80। तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन न्यूटन का क्या होता है बच्चों? mlt पावर -2। तो mlt पावर -2 और मीटर स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एल स्क्वायर। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान समझिएगा, m नीचे है, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। एल और एल स्क्वायर, तो एल की पावर 3 अपॉन में है तो ऊपर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। टी की पावर 2 ऑलरेडी ऊपर है और टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो टी की पावर 2 प्लस टी की पावर 2 कितना हो जाएगा? टी की पावर 4 और ए की पावर 2। तो बच्चों, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा गया है, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों, हम 10 की पावर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू 10 टू पावर 10 की घात से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे जो कि अभी न्यूमेरिकल्स में हम लोग अप्लाई करें। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, अगर कहीं 10 की पावर m को हम 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो बच्चों
इस सिनेरियो में जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे 10⁻7 दिया है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 है। तो यहाँ पे 10⁻7 10⁻3 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है क्या? तो इस सिनेरियो में 10⁻7 + 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻10 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट नंबर अगर 2 देखें, यही 10⁻m अपॉन 10⁻n हो, तो बच्चों इस सिनेरियो में 10⁻m और अगर 10⁻n को बच्चों ऊपर लेके जाएगा तो -n हो जाएगा, 10⁻n हो जाएगा। तो बच्चों अगर कहीं भी 10⁻m अपॉन 10⁻n होता है तो उसको हम 10⁻m माइनस क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10⁻m माइनस n। फॉर एन एग्जाम्पल 10⁻7 अपॉन 10⁻3, तो बच्चों 10⁻7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। यही बच्चों अगर हम तीसरा कॉन्सेप्ट देखें तो 10⁻m का होल पावर n। तो बच्चों अगर होल पावर है तो इस सिनेरियो में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखो, अगर यहाँ पे दो 10 टू पावर्स में मल्टीप्लिकेशन है तो एक ऐड होते हैं, और अगर होल पावर कॉन्सेप्ट दिया है तो वो उनके पावर्स के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। 10⁻2 की होल पावर क्या? 4। तो बच्चों 10⁻2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 10⁻8 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? फोर्थ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बच्चों। कहीं भी अगर 10⁻m की पावर n दिया है, इट इज नॉट इक्वल टू 10⁻m की होल पावर n। ये दोनों इक्वल नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपको दिया है 10 की पावर 2 की पावर 3 और इधर दिया है 10 की पावर 2 की होल पावर 3। तो बच्चों ये 2 की पावर क्यूब है क्या? और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो 10⁻8 हो जाएगा। और ये 2 का 10 की पावर 2 का होल क्यूब है क्या बच्चों? तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। तो आप ही देखो, क्या 10⁻8 और 10⁻6 इक्वल है? तो इसका आंसर है नहीं। तो बच्चों इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा। अगर होल पावर है और इस तरीके से आप गिवन है तो दोनों ये इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग वैल्यू देते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बच्चों एक अपने से हम कैलकुलेटिव पोर्शन लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2 इंटू 10⁻3 इंटू 4 इंटू 10⁻³ की होल पावर 2 इंटू 9 इंटू 10⁻11 अपॉन 6 इंटू 3 इंटू 10⁻12 की होल पावर 2 इंटू 10⁻11। ये बच्चों सपोज दैट कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अचानक जब आप डाटा को पुट करोगे तो आपको एक कैलकुलेटिव पोर्शन मिलेगा। तो अब उसको कैसे टैकल करेंगे? तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे? आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जितने भी होल स्क्वायर वाले पोर्शन हैं उसको आप पहले ओपन कर लीजिए। तो बच्चों 2 इंटू 10⁻3 है ना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 16। अब ध्यान समझिएगा, 10⁻³ का होल स्क्वायर है क्या बच्चों? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू 2 हो जाएगा इंटू 9 इंटू 10⁻11 होल अपॉन 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -11। अब बच्चों इसके बाद जितने भी 10 टू पावर्स के अलावा जो भी डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई आप कराइए। 2 इंटू 16 इंटू 9 और उसके अलावा 10 टू पावर को एक जगह एडजस्ट करिए। जैसे 10⁻3 10⁻6 और 10⁻11 है ना। होल अपॉन 6 इंटू 9 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻11। बच्चों यहाँ देख पा रहे हो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ कितना बचेगा? 16 इंटू 10⁻3 10⁻6 10⁻11। तो बच्चों 11 और 3 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में से 6
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 8 अपॉन 3 इंटू बच्चों ये भी -24 है -11 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा। अब बच्चों 16/3 इंटू, अब ध्यान समझिएगा 10 टू पावर 8 है और बच्चों ये माइनस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा प्लस में। अब बच्चों इसके बाद 16/3, अगर 16 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों कितना होता है 3 5 जा 15 और 1 आ रहा है 0.33, 5.33 आ जाएगा इंटू 35 प्लस 8 बच्चों ऐड हो जाएंगे नहीं, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 35, तो बच्चों यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 5.33 इंटू 10 टू पावर 43, तो दिस विल बी योर आंसर। तो डिड यू गेट इट, क्या आपको ये समझ में आया? तो देखो, हालांकि ये जो मैं आपको स्टेप बताया हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं 10 टू पावर को डील कैसे करना। अदरवाइज जो बच्चे पहले से इस तरह के कैलकुलेशन को करना जानते हैं तो बच्चों यहीं से 9 को कट कर सकते थे, ओपन कर सकते थे, इतना सारा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। बट जो बच्चे हमेशा कैलकुलेशन को गलत कर देते हैं तो बच्चों आप हमेशा इसी स्टेप को फॉलो करिएगा। आप हमेशा जो भी पावर्स है उसको ओपन कर दीजिए, डिजिट्स को एक तरफ कर दीजिए, पावर्स को एक तरफ कर दीजिए, फिर इसको एडजस्ट कर दीजिए, जो कट सके काट दीजिए। लास्ट में बच्चों आपको एक फाइनल आंसर जो कि एक करेक्ट आंसर होगा आपको मिल जाएगा। तो क्या बच्चों आपको 10 टू पावर समझ में आया? देखो यहाँ पे जो हमने भी इसके पिछले जो भी कॉन्सेप्ट को देखा था, कॉन्सेप्ट 1 2 3 सब कुछ अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेशन को करते हैं, और याद रखिए कैलकुलेशन हमेशा प्रैक्टिस से आता है। केवल देख लेने से कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं होगा। जब तक आप खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो बच्चों तब तक आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करा पाओगे कैलकुलेशन के अंदर। इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर फीट इन कैलकुलेशन देन यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, चलिए फिर हम कुलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बच्चों परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में बीच में जहां परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे वहां बताऊंगा। ऑलराइट, अब जो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? डेफिनेटली आपको पता है कि जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बच्चों आर स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, अब बच्चों इसमें जो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है बच्चों ये पता है, और कितना पता है आपको? ये होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और इसका यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। आपको गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो, हालांकि पेपर के लास्ट में आपको गिवन होता है कि इसकी क्या वैल्यू होती है, तो उसमें ये आपको गिवन होगा, बट आपको ये याद होना चाहिए। तो ये बच्चों फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कैसे कैसे बनते हैं तो ध्यान समझिएगा। आपको पहले टाइप क्वेश्चन में Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, और आपको R दे दिया, और आपसे बच्चों क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। तो बच्चों आपसे फोर्स पूछ रहा है 1/4 की वैल्यू पूछता है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है और R गिवन है। क्या आपको सॉल्व कर लोगे? डेफिनेटली सॉल्व कर लो। दूसरा टाइप क्वेश्चन है बच्चों, आपको F गिवन होता है, आपको Q1 गिवन होता है, आपको Q2 गिवन होता है, और बच्चों आपसे R पूछ लेता है। तो डेफिनेटली आपको Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, F गिवन है, आपको यहाँ से R निकालना। कई बार आपको फोर्स गिवन होगा, आपको पहला चार्ज गिवन होगा, आपको आर गिवन होगा, और आपसे दूसरा चार्ज क्या है ये पूछ लेगा। समझ पा रहे हो? तो घुमा फिरा के आपको जितने भी वेरिएबल या जितने भी चर यहाँ दिए हैं, एक चर को छोड़कर बाकी सारे भी वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यू आपको दे देगा, और उस बचे हुए एक वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप नंबर 1 को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यहाँ बच्चों पूरा रोल कैलकुलेशन का होता है। जितने अच्छे से आप कैलकुलेशन कर पाओगे, आप उतने आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस बच्चों एक चीज आपको ध्यान देना है, वो क्या है कि जब आप डाटा को लिखिएगा ना, तो हमेशा एसआई सिस्टम को ही प्रायोरिटी दीजिएगा।
क्योंकि कई बार ना ये जो डिस्टेंस होता है ये सेंटीमीटर में गिवन होता है, मिलीमीटर में गिवन होता है, तो बच्चों को पता है कि हमेशा हमें मीटर में वैल्यू चाहिए। कई बार जो चार्ज होता है ये माइक्रो कूलाम में गिवन होता है, मिली कूलाम में गिवन होता है, बच्चों को पता है ना इसमें कूलाम ही आपको डाटा चाहिए। इस वजह से बच्चे कई बार से बेसिक से क्वेश्चन तो होते हैं, उनको पता भी होता है क्या गिवन है क्या निकालना है, लेकिन कई बार हम सिस्टम को एसआई सिस्टम में नहीं कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए बच्चों आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं कि आपको दिया है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है बच्चों आपका Q1, कितना गिवन है, Q1 आपको गिवन है 10 माइक्रोकूलम, और Q2 आपको कितना गिवन है बच्चों, ये दिया है 20 माइक्रोकूलम। ऑलराइट, और बच्चों इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो कितना दिया गिवन है, वो बच्चों दिया है 9 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर। और बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना होगा। तो दो स्टैटिक चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। उन दोनों स्टैटिक चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है और आपसे फोर्स पूछ रहा है। तो क्या बच्चों ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया क्या, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, R गिवन है, F पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको सभी दिए गए डाटा को एसआई सिस्टम में है कि नहीं इसको चेंज करना रहेगा। जैसे Q1 आपको जो 10 माइक्रोकूलम है, तो बच्चों माइक्रो कितना होता है, 10 टू पावर -6 होता है, तो 10 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम हो जाएगा, यानी 10 टू पावर -5 कूलम हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों जो Q2 आपको गिवन है वो कितना है, 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम होता है 20 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम हो जाएगा। ऐसे बच्चों जो डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 टू पावर -2 मीटर होता है, तो 9 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू पावर -2 मीटर लिखते हैं। 1 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू पावर -3 मीटर लिखते हैं। क्लियर है। 1 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू पावर 3 मीटर लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बार बार डिस्टेंस रिलेटेड जो यूनिट्स हैं यूज होते हैं आपको एसआई सिस्टम चेंज करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो आपने सभी दिए गए यूनिट दिए गए क्वांटिटीज को, चार्जेस और डिस्टेंस को आपने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद बच्चों बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो बच्चों यहाँ से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 कितना है, 10 टू पावर -5 कूलम। Q2 कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम अपॉन R स्क्वायर। R कितना है बच्चों, तो R अभी आपने देखा इसके पहले, R को गिवन है 9 इंटू 10 टू पावर -2। तो बच्चों ये 9 इंटू 10 टू पावर -2 और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। तो बच्चों F इज इक्वल टू 9 इंटू 2। देखो 9 और 2 को हमने एक साथ कर लिया और जितने पावर है उसको हमने एक साथ अब हम एडजस्ट करेंगे। अब देखो 9 है ये प्लस में, और -5 -5 -10 हो जाएगा, और तो 10 की पावर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 81, और 10 का पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4। 9 से बच्चों कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 1, 9 9 जा 81। तो F इज इक्वल टू 2/9 इंटू 10 टू पावर 9 -10 मतलब -1, और बच्चों 10 टू पावर -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, है ना। देखो बच्चों अगर कहीं भी 1/x की पावर पॉजिटिव है कुछ भी, है ना, सपोज दैट, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर बच्चों आपको 1/10 की पावर पॉजिटिव आपको गिवन है और इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हो बच्चों, तो याद रखना है निगेटिव हो जाएगा। यही आपको 10 टू पावर नेगेटिव गिवन है और आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो ये -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा।
एफ इज इक्वल टू 2/9। बच्चों 2/9 क्या होता है? 2/9 का अगर सॉल्व करें तो 0.20 हो जाएगा। तो टू टू तो 0.22 हो जाएगा इंटू -1 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बच्चों फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो दिस विल बी योर आंसर। तो क्या आपको समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हमारा टाइप नंबर 1 है। ऑलराइट, अब बच्चों हम जो है टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 2, इस पे कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा? टाइप 2 में आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0, लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लेना होता है, परावर्तनांक भी लेना होता है। तो 4πε0 के और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R²। तो अब की बार टाइप 1 से टाइप 2 अलग कैसे हो गया? यहाँ पे बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एंट्री हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कोई मीडियम के बारे में बात नहीं कर रहे थे, दैट्स व्हाई वहां कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिखा। लेकिन टाइप 2 के अंदर आपको मीडियम गिवन होगा और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपको Q1 गिवन होगा, आपको Q2 गिवन होगा, आपको R गिवन होगा और आपसे फोर्स पूछ लेगा। तो बच्चों एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे आपको दिखा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। और ये हर जो भी मीडियम गिवन होता है उसका हमें परावैद्युतांक गिवन होता है। क्या आपको बात क्लियर है? बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों मैं खुद से बनाता हूँ। देखो मेन है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया, भाषा समझ में आ गया, तो आप उसको खुद से कर लोगे। तो यहाँ मेरा मेन काम है आपको अंडरस्टैंडिंग सिखाना। बाकी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। अब के बाद बच्चों आपको दो स्टैटिक चार्जेस गिवन है, दो आपको स्थिर आवेश गिवन है। Q1 गिवन है बच्चों 2 मिली कूलम और Q2 बच्चों गिवन है आपको 4 मिली कूलम। ऑलराइट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है बच्चों वो गिवन है 3 मिलीमीटर। कितना गिवन है? 3 मिलीमीटर। ठीक है, दो स्टैटिक चार्जेस हैं, 2 मिली कूलम और 4 मिली कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मिलीमीटर। इन दोनों चार्जेस के बीच में बच्चों एक मीडियम को रखा गया है। किसको रखा गया है? एक मीडियम को रखा गया है। उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि अगर कभी भी आपको मीडियम गिवन होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको जरूर गिवन होगा। और बच्चों ये दिया है 50। और याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये के की वैल्यू कितना गिवन है? 50। तो इस सिनेरियो में बच्चे हमसे क्या पूछ रहा है? ये इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स पूछ रहा है। कई बार फोर्स गिवन होगा, Q1 Q2 R गिवन होगा तो के पूछ लेगा। समझ पा रहे हैं? बस सारे वेरिएबल में बस एक वेरिएबल आपको नहीं गिवन, बाकी सारी वेरिएबल गिवन होगा। जो नहीं दिया है, जो पूछा है आपसे, वही हमें निकालना होता है। बच्चों सबसे पहले हम यूनिट पे काम करेंगे। तो Q1 2 मिली कूलम है, तो 2 इंटू मिली कितना होता है? 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ कूलम हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों Q2 जो 4 मिली कूलम है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻³ कूलम हो जाएगा। डिस्टेंस जो बच्चों 3 मिलीमीटर गिवन है, तो 3 इंटू मिलीमीटर में मीटर मिलीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। और बच्चों आपको के कितना गिवन है? 50। तो आपने क्या किया? सबसे पहले दिए गए सारे यूनिट को आपने साइज सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया और आपको फोर्स निकालना है। तो बच्चों इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू कितना होता है? 1/4πε0। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R²। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0। बच्चों इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना होता है? 1/4πε0 का। तो बच्चों इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। इसकी वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 होता है। और बच्चों अपॉन में के तो है ना, और के की वैल्यू हमें कितना गिवन है? देखो 1/4πε0 की वैल्यू तुमने 9 इंटू 10⁻9 रख दिया, लेकिन अपॉन में तो के बचा हुआ है ना। और के की वैल्यू बच्चों कितना गिवन है? 50 इंटू Q1 कितना है? 2 इंटू 10⁻³ और Q2 कितना गिवन है बच्चों? 4 इंटू 10⁻³ और अपॉन में R²। और R हमें कितना गिवन है बच्चों? 3 इंटू 10⁻³ इसका बच्चों क्या हो जाएगा? और इसका अब बच्चों यहाँ से F इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 9 इंटू 2 इंटू 4
एक तरफ हम कर लेते हैं 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 9 -3 -3, तो बच्चों 10 टू पावर 9 एक तरफ और 10 टू पावर -6 इस ये हो जाएगा अपॉन बच्चों 50 है और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 50 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2, 225 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या बचेगा f इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 इंटू 9 -6 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा और -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, या फिर बच्चों 10 टू पावर -6 से 10 टू पावर -6 कैंसिल हो जाएगा तो 10 टू पावर 9 बचेगा। तो 4 अपॉन 25 आप देख पा रहे हो, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 25 बन जा 25 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 15 बचेगा। 15 मतलब 25 जा 6 जा 150 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इतना न्यूटन। तो दिस विल बी योर आंसर। तो क्या है समझ में आया सभी को? तो बच्चों टाइप नंबर 2 पे बेस्ड क्वेश्चन। अब बच्चों टाइप नंबर हम 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 3 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 को कांस्टेंट रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट रखा जाएगा। और अब की बात जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को या तो इंक्रीज किया जाएगा या तो डिक्रीज किया जाएगा, मतलब डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जाएगा। फिर बच्चों डिस्टेंस को घटाने बढ़ाने से फोर्स पे क्या असर पड़ेगा ये हमसे पूछता है। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसको सॉल्व करने का बच्चों हमने लास्ट क्लास में केस देखा था कि जब कभी डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जा रहा हो और चार्जेस अभी कांस्टेंट हो और फोर्स रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हो, तो बच्चों एक ही हमें केस पता था क्या, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो जब कभी भी चार्जेस को सेम रखा जाए और लेकिन डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जाएगा, तो उस केस में फोर्स को अगर निकालना होगा तो आपको यही वाला फॉर्मूला, यही वाला केस पता होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, है ना? इनकी वैल्यू गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और पहले जो है इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस गिवन था वो 3 मिलीमीटर गिवन था। कितना गिवन था? 3 मिलीमीटर। और अब जो डिस्टेंस गिवन है वो कह रहा है कि 9 मिलीमीटर है। आप बात समझ पा रहे हो? पहले डिस्टेंस 3 मिलीमीटर गिवन था और बाद में डिस्टेंस को 9 मिलीमीटर कर दिया गया, लेकिन चार्जेस को सेम रखा गया। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 mm था और बाद में डिस्टेंस 9 mm है, तो पहले सिनेरियो में बच्चों इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था जब ये डिस्टेंस 3 mm था, वो था बच्चों 10 टू पावर 5 न्यूटन। तो अब पूछ रहा है कि जब हम डिस्टेंस को 9 mm कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अदरवाइज बच्चों अब से आपको F1 F2 नहीं गिवन होता तो आपको रेशियो पूछ लेता। ठीक है? अब देखो बच्चों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे जो रेशियो वाला क्वेश्चन हो, जैसे R2 R1 रेशियो में है ना, तो आप अगर यहाँ पे यूनिट को नहीं भी चेंज करोगे उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट ऑलरेडी कट जाते हैं। तो अगर यूनिट कट जा रहे हैं तो आप चेंज करोगे तब भी ठीक है, नहीं चेंज करोगे तब भी ठीक है। ऑलराइट? वैसे हमें सभी को SI सिस्टम में ही चेंज करना होगा। तो अब बच्चों यहाँ से देखो, अगर आप लोग तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2। R2 कितना गिवन है बच्चों? 9 मिलीमीटर अपॉन R1 कितना गिवन है? 3 मिलीमीटर। और बच्चों इसका हमें क्या करना है? होल इसको मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू कितना गिवन है? 10 टू पावर 5। F2 हमसे पूछा है 3 का मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 10 टू पावर 5 और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों?
अपॉन में F2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁵ हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 0.11 इंटू 10⁵ और बच्चों ये कितना हो जाएगा न्यूटन। आप इसको चाहो तो 1.1 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हो न्यूटन। बच्चों ये कैसे लिख दिया मैंने, तो 1.1 इंटू 10⁴। देखो एक बात याद रखिएगा, जैसे सपोज दैट आपको दिया है कि 0.004296 ऐसा कुछ भी, आप चाहते हो कि ये जो डेसिमल आपको गिवन है वो 4 के बाद आ जाए। किसके बाद आ जाए बच्चों, 4 के बाद आ जाए। मतलब एग्जैक्टली आप इसको कितना लिखना चाहते हो, 4.296 लिखना चाहते हो। तो बच्चों आपने डेसिमल को लेफ्ट से किधर शिफ्ट किया है, राइट की तरफ। तो बच्चों जब भी डेसिमल को लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करोगे हमेशा 10⁻ नेगेटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा 10⁻ नेगेटिव आएगा। तो कितना आपने शिफ्ट किया 1 2 3 क्योंकि 4 के बाद लाए हो आप लोग ने। तो बच्चों यहाँ 10⁻ कितना हो जाएगा -3। क्या आप इसको कनेक्ट कर पाए। ऐसे ही अगर आपको ये गिवन हो 42968, तो बच्चों पता है अगर डेसिमल कहीं नहीं लगा है इसका मतलब लास्ट में होता है। आप चाहते हो कि यहाँ जो डेसिमल है उसको आप 4 के बाद लाना चाहते हो, यहाँ पे लाना चाहते हो। तो बच्चों आप 4.2968, अब ध्यान समझिएगा 10⁻, आपने इसको किधर से किधर की ओर शिफ्ट किया है बच्चों, इसको आपने राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया है क्या। और जब भी राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया जाता है तो 10⁻ पॉजिटिव होता है। और कितना हमने शिफ्ट किया है 1 2 3 4, तो 10⁻ +4 हो जाएगा। तो बच्चों क्या ये 10 का पावर कॉन्सेप्ट आपको समझ में है। ये भी बार बार आप यूज, जैसे यहाँ पे देखो ना कितना आया था, यहाँ पे 0.11 आया था क्या। अब मैंने इस डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया एक अंक पे, तो 1.1 हो गया और पावर 4 में एक हट जाएगा, पावर 5 में एक हट जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा। इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। बट यही डिस्टेंस वो इस तरीके से कहेगा Q1 और देखो इस सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 और Q2 तो सेम है बच्चों, लेकिन आपके पास जो डिस्टेंस को चेंज कर रहा है वो परसेंटेज में चेंज कर रहा है। परसेंटेज चेंज दिया है आपको, और आपसे फोर्स में परसेंटेज चेंज भी पूछ सकता है, और आपसे रेशियो भी पूछ सकता है, या फिर आपको F1 देकर के F2 पूछ सकता है। तो यहाँ से बच्चों आपको F1 रेशियो F2 पूछ सकता है, आपको परसेंटेज चेंज इन फोर्स पूछ सकता है, मतलब बल में प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ ये पूछ सकता है। अदरवाइज बच्चों F1 आपको दे करके आपसे F2 पूछ सकता है। तो इस तरह से इस पे 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं अगर परसेंटेज चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को समझना होगा। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं हम लोग कि आज हम परसेंटेज रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो परसेंटेज का मतलब होता है 1%। ध्यान समझिएगा, परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है, पर मतलब 1/, तो बच्चों इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/100। तो 1/100 को क्या लिखा जा सकता है परसेंट, और बच्चों इसी का सिंबल क्या होता है ये, आप समझ पाए। लेकिन एग्जैक्टली इसका यूज क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा जो परसेंटेज का यूज है वो होता है कंपेयर करने के लिए। वो क्या किसके लिए होता है, कंपेयर करने के लिए होता है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, इन सभी का यूज हमेशा कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे हमेशा कोई भी चीज जो आपके पास होता है 100% होता है ना, पर 100% अगर टोटल वैल्यू है तो उसमें आप कंपेयर करते हो ना कि मेरे पास अगर 40% मैंने खर्च कर दिया है तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी 60% बचा हुआ है। कई बार आप कंपेयर करते हो कंपनीज के डाटा को ना, इस कंपनी का 20% शेयर, इस कंपनी का 30% शेयर, तो टोटल का 20%, टोटल का 30%। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज का जो एक्चुअल यूज होता है हमारी डेली लाइफ में वो कंपेयर करने की चीजों को होता है। एग्जैक्टली हमें डाटा से मतलब नहीं होता। जब भी हम कहते हैं कि ये उसका 20% है तो क्या हमें कोई एग्जैक्ट फिगर की जरूरत होती है, तो आंसर है नहीं। हमेशा कभी भी कंपेयर करने के लिए हमें फिगर नहीं चाहिए होता, हम कंपेयर करने के लिए परसेंटेज या रेशियो के सहारे से चीजों को समझ लेते हैं कि हाँ एग्जैक्टली चीजें
किससे कौन चीज़ बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, कौन सा डाटा अधिक होगा, कौन सा डाटा कम होगा। तो ये परसेंटेज का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ये समझते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे टैकल करेंगे। ऑलराइट, अब देखो ध्यान समझना, कोई भी चीज़ हमेशा इनिशियल होता है, कोई भी चीज़ हमेशा इनिशियल होता है। बच्चों मैं इनिशियल को आई से दिखा रहा हूँ, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। और बच्चों बाद में वो चीज़ क्या होगा, फाइनल होगा, मतलब अंतिम होगा। जैसे कोई चीज़ आप परचेज करते हो, खरीदते हो, तो उसकी इनिशियल वैल्यू होता है। सपोज दैट बच्चों कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा जिसका जो प्राइस है वो 50 रुपए, वो इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई क्या। और उसको मैंने खरीदने के बाद उसको मैंने 70 रुपए में बेच दिया, तो बेचने की वैल्यू या फाइनल वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 70 रुपीज। तो अगर आप देखो कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितने का है, तो बच्चों यहाँ मेरा प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि 50 रुपए का लेकर के 70 बेचा, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट है। ये तो समझ में आ गया, ऐसे में तो प्रॉफिट समझ में आ गया। लेकिन अगर यही हमसे पूछता है परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो बच्चों हमारे लिए यही क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन बच्चों आज की क्लास में हम इसी को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो चाहे SI/CI का क्वेश्चन हो, परसेंटेज लॉ का क्वेश्चन हो, तो जहाँ फिजिक्स के अंदर जहाँ भी परसेंटेज आएगा तो आपसे बड़े आसानी से कर पाओ। तो अगर बच्चों ध्यान समझना, आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है या परसेंटेज लॉस निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस ही परसेंटेज चेंज होता है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज प्रॉफिट न लिख करके परसेंटेज चेंज भी लिख दूँ ना, परसेंटेज मतलब प्रतिशत परिवर्तन भी लिख दूँ ना, तो बच्चों उसका मतलब एक ही है। तो परसेंटेज चेंज जो है वो कैसे निकालते हैं बच्चों, फाइनल कितनी वैल्यू है मतलब अंतिम मान, माइनस इनिशियल कितनी वैल्यू है मतलब प्रारंभिक मान। हमेशा जो चेंज देखा जाता है इनिशियल वैल्यू देखा जाता है, इसलिए अपॉन इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100%। कभी भी अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो तो बच्चों हमेशा फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से घटा करके इनिशियल वैल्यू डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, इसी को तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल। और बच्चों माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100%। तो चाहे आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, अदरवाइज आप इसको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया। तो कभी भी परसेंटेज चेंज आपको निकालना हो तो हमेशा फाइनल और इनिशियल वैल्यू पता हो, हमेशा अंतिम और प्रारंभिक मान पता होगा, तभी आप परसेंटेज चेंज निकाल पाओ। अगर नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाओ, ये तय है। तो चाहे आपको ये आप लगाओ, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना बच्चों, फाइनल अपॉन इनिशियल, इनिशियल इनिशियल कट करके 1 आ गया, तो फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई 100%। अब चलो यहाँ पे परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज प्रॉफिट हमसे पूछा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल वैल्यू कितना है 70 माइनस इनिशियल वैल्यू कितना है बच्चों 50 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना है 50 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100%। तो 70 से 50 जाएगा, घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा 20 अपॉन 50 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100%। तो बच्चों 100%, तो यहाँ से 50 टू जा कितना हो जाएगा 100 और 20 टू जा कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों परसेंट। तो यहाँ पे आप कितने का प्रॉफिट हुआ 40% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला। अगर ये लॉस पूछता, हाँ एक चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर ये जो परसेंटेज चेंज है, अगर ये परसेंटेज चेंज है अगर पॉजिटिव आता है तो बच्चों इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ है। अगर परसेंटेज चेंज नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वैल्यू उतने परसेंट से डिक्रीज हुआ है। जैसे आपने परसेंटेज चेंज निकाला और परसेंटेज निकालने पर आपका 40% आया, तो इसका मतलब 40% से वैल्यू इंक्रीज हुआ है। लेकिन कई बार ये वैल्यू नेगेटिव अगर आ जाए, मान लो -40% आ जाए, इसका मतलब 40% से वैल्यू क्या हुआ है डिक्रीज। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होगा कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। तो बच्चों बड़ा इजी है इसको समझना। कभी भी अगर आपको परसेंटेज दिया है और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे सपोज दैट कह रहा है 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20% को भिन्न बदलो, तो बच्चों हमेशा आप क्या करोगे, आप इस सिनेरियो में
परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए जो भी जितनी परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया जाए उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे 20% है तो 20 इंटू 1/100, तो 25 जब बच्चों कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो चाहे 20% लिखो चाहे 1/5 लिखो, दोनों एक ही चीज है। ऐसे फ्रैक्शंस अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बच्चों याद रखो, जब कभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा उसको 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। कितने परसेंट से मल्टीप्लाई कराया जाता है? 100% से मल्टीप्लाई किया। जैसे आपसे मैंने कहा 1/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करो, तो बच्चों कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये 4 से 100 कटेगा 25 आ जाएगा, तो बच्चों कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आ जाएगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट है इसको समझने का। और बच्चों क्या क्या हमसे परसेंटेज में पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा। जैसे कहता है कि किसी वैल्यू को मैंने x% से बढ़ा दिया, या फिर यही किसी वैल्यू को मैंने x% से घटा दिया। तो उसको कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। x% से बढ़ाने का मतलब ये है कि अब वो वैल्यू 100 प्लस x% हो गया होगा। ध्यान समझिएगा, कभी भी अगर आपसे कहे कि वैल्यू को मैंने इतने परसेंट से बढ़ाया तो कुछ नहीं करना है, आपको 100 में जोड़ दें। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे वैल्यू को मैंने 20% से बढ़ाया। कितने परसेंट से बढ़ाया है? 20%। तो अगर वैल्यू 20% से बढ़ी है तो अब वो वैल्यू कितना हो गया होगा? तो बच्चों 100 प्लस 20% मतलब 120% हो गया। क्योंकि बच्चों कोई वैल्यू अपने आप में शुरू में 100% होता है और आपने 20% बढ़ा दिया तो 100% प्लस 20% कितना हो जाएगा? 120। ये सबसे इजी तरीका है आपको फाइनल परसेंटेज पाने का। समझ में आया? ऐसे ही बच्चों आपसे अगर कह रहा है कि x% से घटा दिया गया, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसको कैसे करते हैं बच्चों, x% से घटाने का मतलब ये होता है कि आपको 100 में से उस x की वैल्यू को घटा देना है। जो भी आएगा बच्चों वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिया है कि वैल्यू को 20% से घटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब वैल्यू कितना हो गया होगा? 100 माइनस 20, मतलब अब वैल्यू आपका 80% हो गया होगा। क्या आपको ये समझ में है? तो बढ़ाने का मतलब आपको 100 में उस वैल्यू को जोड़ देना है, वो उतना परसेंट से वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ के उतना हो जाएगा। और अगर घटाने की बात करेगा तो उस सिनेरियो में आपको 100% से उतने वैल्यू को घटा देना है, तो आपको एग्जैक्ट अब कितना परसेंटेज रहा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज के ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी बच्चों अगर आपको इतना पता है तो परसेंटेज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम लोग कल करेंगे। और अगर आपको ये क्लियर रहेगा तो बड़े आसानी से आप कल जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड इंक्रीज और डिक्रीज वाला होगा, परसेंटेज चेंज वाला होगा, प्रतिशत परिवर्तन वाला होगा, आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और जितना कुछ मैंने आज क्लास में को पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, तभी आप नेक्स्ट क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।